हे दोस्तों, ये कहानी है उन लोगों की जो समझदार हो चुके थे, जिनको बोलते हैं एप्ट प्यूपिल, जिन्होंने गलतियों से सीखना शुरू कर दिया था, जिनको अंग्रेजों की जो चाल थी वो अच्छे से समझ आ चुकी थी। चैप्टर नंबर 8 है हमारा, लेसन नंबर 8, द रिवोल्ट ऑफ 1857, मतलब कि 1857 की क्रांति। इस चैप्टर को हमने जो नाम दिया है द स्टोरी ऑफ एप्ट प्यूपिल, ठीक है, उन लोगों की कहानी जो समझदार होना शुरू हो गए थे। एंड द फर्स्ट ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत की आजादी की पहली ग्रेट वॉर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। हालांकि आजादी हमें इसके एग्जैक्टली 90 साल बाद मिली 1947 में, लेकिन ये जो वॉर थी, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इतनी बड़ी थी कि ऑलमोस्ट जो अंग्रेजी राज है भारत में से उसकी जड़ें उखड़ चुकी थी, वो पूरा खत्म हो चुका था। लेकिन कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से 90 साल तक या फिर 9 दशकों तक हमें, या पूरी एक सेंचुरी कह लीजिए, अंग्रेजों को और ज्यादा भारत में झेलना पड़ा। पार्ट नंबर 1 है रीजंस ऑफ द 1857 रिवोल्ट। इतना बड़ा रिवोल्ट कैसे हो गया? क्या ये एकदम से हो गया? क्या इसके लिए कोई प्लानिंग थी? क्या रीजंस थे? कोई तो कारण रहे होंगे। अच्छा, एक ग्रुप को कोई कारण मिला होगा, मान लीजिए सैनिकों को कोई कारण मिल गया रिवोल्ट करने का, विद्रोह करने का। किसानों ने क्यों किया सपोर्ट, बाकी के अलग अलग वर्गों ने क्यों किया, ये रीजंस तो हमें जानने ही चाहिए। देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं एम्स एंड एरियाज टू बी फोकस्ड ऑन एंड फेमिलियरिटी विद द अपकमिंग। इस चैप्टर से हमें क्या सीखना चाहिए? इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे, इस वीडियो को जब आप देखोगे, तो आपकी निगाहें कहां होनी चाहिए, आपका फोकस किन चीजों को ढूंढने में होना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले है रिवोल्ट ऑफ 1857। इसमें देखते हैं सिविल एंड मिलिट्री अपराइजिंग्स अर्लियर देन 1857। क्या कोई भारत में इस पूरी भूमि के ऊपर 1857 की क्रांति से पहले भी कोई क्रांति हुई थी सिविलियंस की, मतलब कि लोगों के द्वारा, या मिलिट्री के द्वारा? ये हम जानेंगे। दूसरा है मेन फैक्टर्स एंड रीजंस। कौन से ऐसे मुख्य कारक थे, रीजन थे, फैक्टर थे जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ, ये लड़ाई हुई? सिविलियंस के क्या रीजंस थे? सिविलियंस में भी, मतलब कि नागरिकों में भी दो वर्ग के लोग थे। एक थे पुअर, जो गरीब लोग थे, जिसमें किसान हो गए, आपके आर्टिशंस हो गए, जो अलग अलग तरीके के काम करते थे, कलाकारी के काम करते थे, जिनको हम यहाँ पे कलाकार भी बोल सकते हैं। वर्किंग क्लास हो गई, कोई नौकरी करने वाले, नौकरी पेशा करने वाले। पुअर के बाद आता है रिच, दूसरा वर्ग जो अमीर थे, वो कौन थे? नोबल्स, बड़े बड़े मंत्री हो गए, किसी के जमींदार हो गए, पंडित हो गए, मौलवी हो गए, ये सब लोग जिनके पास काफी पैसा था। दूसरा है सिपोइज, एक हो गया सिविलियन, दूसरा है सिपाही। सिपाहियों ने क्यों विद्रोह किया? वाई द रिवोल्ट? क्या रीजन था? देयर सोसाइटल, रिलीजियस एंड मिलिट्री रीजंस। उनके हमें 3 तरीके के कारण देखने हैं। जो मिलिट्री में मिलिट्री पर्सोनल थे, जो फौजी थे, वो क्यों रिवोल्ट कर रहे थे? सामाजिक रूप पे, सामाजिक तौर पे उनके क्या कारण थे, धार्मिक तौर पे क्या कारण थे, और मिलिट्री के तौर पे क्या कारण थे। अदर रीजंस की बात करते हैं कि कौन से ऐसे धार्मिक कारण थे? एनेक्सेशन ऑफ अवध, या फिर ब्रिटिशों की धोखेबाजी, ट्रिचरी जो ये करते थे। द आउटब्रेक एंड हैपनिंग। आउटब्रेक का मतलब शुरुआत कैसे हुई, और हैपनिंग का मतलब है कि ये सब फिर शुरू कैसे हुआ, क्या क्या होता गया, इवेंट्स क्या थे, ये हम देखेंगे। ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द रिवोल्ट एंड द मेजर सेंटर्स ऑफ स्टॉर्म। कितने भारत के भूभाग पे ये रिवोल्ट फैला हुआ था? क्या पूरे एंटायर इंडिया में था? क्या नॉर्थ इंडिया में था? क्या सेंट्रल में था, या नॉर्थ वेस्ट में, या नॉर्थ ईस्ट में, या साउथ में, कहां पे था, वो आपको दिखाएंगे यहाँ पे। फिर है मेजर सेंटर्स ऑफ स्टॉर्म, मतलब कि मेजरली वो कौन सी जगह थी जहां पे सबसे ज्यादा आंधी ये आई थी। मेजर पर्सनैलिटीज एंड रोल ऑफ एजुकेटेड इंडियंस इन रिवोल्ट। मेजर पर्सनैलिटी 1857 की क्रांति में कौन थे, और एजुकेटेड जो इंडियंस थे, आपने पिछली वीडियो में देखा कि लोग एजुकेट हो रहे थे, कुछ लोग बुद्धिजीवी बन रहे थे, उनका इस रिवोल्ट में, विद्रोह में क्या रोल रहा। दी ट्रेटर्स, मतलब कि जो धोखेबाज थे, दगाबाज थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। रीजंस ऑफ फेलियर, फेल होने का कारण क्या रहा? 1857 की जो क्रांति थी वो काफी सक्सेसफुल रही, हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरीके से फेल हुई, लेकिन जो अल्टीमेट गोल था अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का, वो पूरा नहीं हो पाया, वो समझेंगे यहाँ पे। कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणाम क्या हुए 1857 की क्रांति के? उसके बाद भी अंग्रेज 90 सालों तक इंडिया में रहे, तो फिर उन्होंने क्या नया काम किया यहाँ पे अलग से क्रांति के बाद, वो देखेंगे।
फिर है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रिवोल्ट। कौन से ऐसे सोर्सेज हैं, स्रोत, हमारे स्रोत या सूत्र क्या बोलते हैं, कौन से वो हैं जिनकी वजह से ये विद्रोह यहाँ पे विद्रोह की हमें नॉलेज मिलती है। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले वाई सिविलियंस रिवोल्टेड इन 1857। ठीक है ना, सिविलियंस जो थे, नागरिक जो थे, उन्होंने क्यों रिवोल्ट किया। अब सिविलियंस में अमीर जो लोग थे, रिच थे, उनके बारे में देखते हैं और गरीब के बारे में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं पुअर और वर्किंग क्लास जो थी, गरीब वर्ग के लोग, उन्होंने क्यों किया। पीसेंट, सबसे पहले किसान, ठीक है ना, गरीब वर्गों में भी कई आ गए, पीसेंट हो गए, आपके हैंडीक्राफ्ट्समैन वगैरह हो गए। तो सबसे पहले किसानों के साथ अंग्रेजों ने क्या गलत किया हुआ था, उन्होंने जो रिवोल्ट किया वो समझिए। फोर्स्ड फार्मिंग, जबरदस्ती हमारे यहाँ के लोगों से, किसानों से खेती कराई जा रही थी। आपको पता है कि जिस चीज की डिमांड ब्रिटेन में कारखानों को होती थी, वही जबरदस्ती यहाँ पे उपजाया जाता था किसानों के द्वारा। ब्रिटिश जो थे वो फोर्स करते थे हमारे किसानों को। फिर दूसरी बात, किसानों की जो जमीनें थी, वो जो ब्याज पे पैसा देने वाले जो मनी लेंडर्स थे, क्योंकि अंग्रेजों ने जमीन को सेलिएबल या फिर ट्रांसफरेबल बना दिया था, जैसे कि आप जानते हैं, वीडियो में पहले सुन चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे जो किसान थे, उनकी जमीनें यहाँ पे जो मनी लेंडर्स थे, पैसा ब्याज पे देने वाले, वो हड़प रहे थे ड्यू टू ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। और लैंड रेवेन्यू ब्रिटिशर्स ने इतना ज्यादा लगा दिया था, जिसके कारण जो बड़े जमींदार थे, नए जमींदार जो यहाँ पे अंग्रेजों ने बनाए थे, वो किसानों का शोषण कर रहे थे। किसानों के रीजंस ये थे। आर्टिशंस जो थे, कलाकार, उनके क्या रीजंस थे वो समझते हैं। ब्रिटिश डिस्ट्रक्टेड ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज, भारत की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, भारत के जो कुशल कारीगर थे, जिनकी हर जगह बढ़ाई होती थी, अप्रिशिएट किया जाता था, चाहे वो फिर बुनकर हो, जो हाई क्वालिटी का कपड़ा यहाँ पे बुन के देते थे, जो वीवर्स जिनको हम बोलते हैं, चाहे कोई डिजाइन करने वाला हो, डाई करने वाला, चाहे कोई सीलने वाला हो। उसके अलावा आपके कोई, मान लीजिए कोई ज्वेलरी बना रहा है, कोई आपकी पोट्री बना रहा है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट के आइटम बना रहा है, उस पूरी इंडस्ट्री को इन्होंने बर्बाद कर दिया था, क्योंकि ये अपना सामान बेचना चाहते थे और भारत की क्वालिटी से ये कंपीट नहीं कर पा रहे थे। स्टॉपिंग ऑफ पेट्रोनेज बाय किंग्स, देखिए, क्योंकि 1857 की क्रांति से पहले का जो समय था, 1757 से 1857, इस 100 सालों में आप जानते हैं कि जितने भी राजा थे, जितने भी शासक थे, बड़े लोग थे, नवाब वगैरह, वो क्या करते थे, वो अपने कोर्ट्स में, अपने दरबार में कुछ आर्टिशंस को रखते थे, कुछ कारीगरों को, कलाकारों को रखते थे। उनसे अलग अलग चीजें बनवाई जाती थी। मान लीजिए राजाओं के महल में पेंटिंग्स हो गई, है ना, अलग अलग तरीके की पेंटिंग ऑफ स्कूल्स यहाँ पे चलते थे, स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, काफी सारी चीजें थी। लेकिन हुआ क्या, अंग्रेजों के आने के बाद सारे दरबार ध्वस्त हो गए, बर्बाद हो गए, कोई राजा वाजा बचे नहीं, उनके पास पैसे थे नहीं आर्टिसंस को रखने के लिए। तो यहाँ पे जो इनको संरक्षण मिलता था, राजाओं से जो पैसा मिलता था, जो इनकम होती थी, वो भी रुक गई पूरी तरीके से। और ये बन क्या गए बाद में, ये लेबर बन गए, लैंड लेबर, जमीन पे काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले लेबर बनने के लिए ये मजबूर हो गए, जो कि कारीगर थे, कुशल कारीगर। इन्होंने इसलिए रिवोल्ट में अपना साथ दिया। फिर है पुअर पीपल वर हैरेस्ड बाय करप्ट ऑफिशियल्स, फिर जो आम जनता पूरी है, उसमें सभी आ गए, सभी वर्ग के लोग, वो क्या कर रहे थे, उनको करप्ट ऑफिशियल्स के द्वारा, जो अंग्रेजी ऑफिसर्स थे या कोई आपके इंडिया के भी दरोगा वगैरह, उनके द्वारा काफी ज्यादा हैरेसमेंट उनकी की जा रही थी प्रशासन में। एंड कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम, मैंने आपको बताया था कि जो रूल ऑफ लॉ था वो पूरा इंग्लिश में था और काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नियम थे जो आम आदमी के समझ में नहीं आते थे, तो उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके जो यहाँ पे ये जुडिशरी थी वो इस्तेमाल करती थी, और पुअर लोगों की फुल हैरेसमेंट यहाँ पे होती थी। गरीब लोगों ने, पुअर लोगों ने, किसानों ने क्यों रिवोल्ट किया, समझ गए। अब देखते हैं अमीर लोगों ने क्यों किया, क्यों साथ दिया। Works and future of Pandits and Maulvis were in danger due to expansion of Christianity and new social policies by British in India। मतलब कि जो पंडित जो थे, जो मौलवी थे, जब तक अंधविश्वास ज्यादा फैला रहता, पुजारी वगैरह या मौलवी वगैरह, उनकी दुकान चलती रहती ज्यादा से ज्यादा, वो ज्यादा पैसा कमा पाते अंधविश्वास के नाम के ऊपर, ठीक है ना। दूसरी बात, यहाँ पे एक्सपेंशन क्रिश्चियनिटी का अगर हो जाता ज्यादा, तो उससे क्या होता, हिंदू धर्म से लोग अगर, या इस्लाम धर्म से लोग अगर ज्यादा कन्वर्ट होते क्रिश्चियनिटी में, तो क्या होता, तब भी इन्हीं का नुकसान होता। तो पंडित और मौलवी जो थे वो ब्रिटिशर्स की इन पॉलिसीज से बिल्कुल खुश नहीं थे। दूसरी बात, वो काफी ज्यादा रूढ़िवादी थे, उनको ऐसा लग रहा था कि जो अंग्रेज है वो क्यों यहाँ पे ये पॉलिसीज लेके आ रहे, लड़कियों को क्यों पढ़ाया जाएगा, विडो रीमैरिज एक्ट क्यों लेके आया जाएगा, क्यों विधवाओं की शादी होगी, है ना। ये सारी चीजों के ये बिल्कुल खिलाफ थे। इनका रीजन बना ये।
फिर जो अपर और मिडल वर्किंग क्लास ऑफ स्टेट्स डिपार्टमेंट्स लॉस्ट देयर ट्रेडिशनल जॉब्स। देखिए काफी सारे ऐसे लोग होते थे जो मान लीजिए मैसूर किंगडम हो गया, त्रावणकोर किंगडम हो गया, आपका अवध हो गया, वहां पे सरकारी ऑफिसर के तौर पे काम करते थे राजाओं के या नवाब के महलों में या उनके डिपार्टमेंट में। उनकी नौकरियां जा चुकी थी क्योंकि कोई राजा बचा ही नहीं था। उनका रीजन ये बना रिवोल्ट करने का। ट्रेडिशनल जमींदार्स एंड चीफ्स लॉस्ट देयर लैंड्स एंड टेरिटरी। जो पुराने टाइम के जमींदार थे, जो मुगलों के समय से चले आ रहे थे, या जो बड़े बड़े मुखिया थे, वो अपनी लैंड, अपनी जमीन और अपनी टेरिटरी पूरी तरीके से गवा चुके थे, क्योंकि अंग्रेजों ने जो नया जमींदारी सिस्टम बनाया था, जो आपका परमानेंट सेटलमेंट, उसमें लगभग सारे नए जमींदारों को बनाया गया और उनको फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तो पुराने जो जमींदार थे वो यहाँ पे उनका रीजन ये बना रिवोल्ट करने का। तो ये आप समझ गए अच्छे से, मैंने पूरा डिकोड किया है इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। मोर ओवर ब्रिटिश ऑलवेज रिमेन्ड फॉरनर्स इन इंडिया। इसके अलावा एक चीज ये है कि जो अंग्रेज थे वो हमेशा फॉरनर के तौर पे यहाँ काम करते रहे। पहले के शासक थे वो यहाँ के आए और फिर वो यहीं पे आके बस गए, लेकिन ये हमेशा फॉरनर ही रहे। एंड बाय 1857 पीपल ऑफ इंडिया केम टू नो ब्रिटिश इंटेंशंस वेरी वेल। तो भारत का जो आम नागरिक था ना, कम से कम 1857 की क्रांति आते आते वो अंग्रेजों की पूरी जो मंशा थी, जो इंटेंशन थी, उसको समझ चुका था। इसीलिए उसको बोलते हैं एप्ट प्यूपिल, जो तेजी से अब सीख रहा था। एक बात। दूसरी, अब देखते हैं कि सिपाहियों ने क्यों रिवोल्ट किया 1857 में, है ना। देखते हैं पहला क्या है, सोसाइटल रीजन, मतलब कि सामाजिक कारण। सिपाहीज वर पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। सीधी सी बात है भाई, ज्यादातर जो सिपाही थे, मैंने आपको बताया था अराउंड 70-80% वो भारत के थे, तो वो भारत के समाज का हिस्सा थे। तो भारत के समाज में अगर कुछ दिक्कत होगी अंग्रेजों की वजह से, तो सिपाही भी तो इंसान है, उसको भी तो फर्क पड़ेगा, वो भी तो फिर अंग्रेजों से चिढ़ेगा, सीधी सी बात है। जब उनकी फैमिलीज को सफर कराया गया अंग्रेजों के द्वारा, उनकी फैमिलीज को काफी दिक्कतें होने लगी, उन लोगों की जो सैनिक थे उनकी फैमिलीज को अंग्रेजों के काम के द्वारा, तो ये जो सिपाही थे इनको भी काफी ज्यादा पेन फील होता था, पहली बात। दूसरा है धार्मिक कारण। दे वर हाईली अफेक्टेड एज आर्मी वॉज मेंटेनिंग चैपलेन्स एट इट्स ओन कॉस्ट टू प्रीच क्रिश्चियनिटी एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स कैरिड क्रिश्चियन प्रोपेगेंडा। आर्मी क्या कर रही थी, यहाँ पे जो आर्मी की जो पूरी जो डिपार्टमेंट था वो क्या कर रहा था, अपनी कोस्ट के ऊपर पादरियों को, चैपलेन मतलब कि पादरी जो होते हैं उनको, जो क्रिश्चियनिटी को फैलाने वाले थे, उनको यहाँ पे अपनी कोस्ट पे उनको तनख्वाह देके, पैसे देके आर्मी में मेंटेन किया जाता था, ताकि आर्मी के अंदर लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा सके, ठीक है ना। और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो क्या करते थे, क्रिश्चियन प्रोपेगेंडा को चलाते थे। दूसरा रीजन ये बना यहाँ पे। तीसरा, कास्ट ग्रीवांसेस, है ना, मतलब कि जाति को लेके जो यहाँ पे मुद्दे थे वो क्या थे समझिए। उस समय के जो हमारे भारत के लोग थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे अपने कास्ट रूल को लेके, जातियों के नियम को लेके। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फॉरबेड किया सिपाहियों को, मतलब कि मना कर दिया सिपाहियों को कि जो तुम्हारी जाति के सूचक है, जो कोई निशान है कि भाई पता चल जाए दूर से कि ये इस जाति का आदमी है, वो निशान या वो सूचक तुम्हें कैरी नहीं करने दिया जाएगा। जैसे कि कास्ट मार्क्स क्या होते हैं, जैसे कोई अलग जाति का इंसान है वो मूंछ को ऊपर रखेगा, कोई मूंछ को नीचे, कोई दाढ़ी की शेप कैसी रखेगा, कोई टर्बन रखेगा, तो उनको यहाँ पे बियर्ड वगैरह रखने से, टर्बन रखने से साफ साफ मना कर दिया गया। मोर ओवर ब्रिटिश पास्ड एन एक्ट इन 1856। अंग्रेजों ने एक 1856 में यहाँ पे एक्ट पास किया था जिसमें बोला गया कि जो ब्रिटिश आर्मी में इंडिया के लोग सिपाही का काम कर रहे हैं, अब उनको दूसरी ओवरसीज मतलब समुद्र पार करके दूसरी जगह पे भी जाना पड़ेगा युद्ध लड़ने के लिए अंग्रेजों के लिए। यहाँ पे युद्ध लड़ने में दिक्कत नहीं थी, दिक्कत ये थी कि जो हमारे यहाँ के लोग थे उनका ऐसा मानना था कि अगर तुम यहां से समुद्र पार करके दूसरे कहीं लैंड पे गए तो जो तुम्हारी जाति है या जो तुम्हारा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस मान्यता के चलते हुए यहाँ पे जो हमारे सिपाही थे वो इनसे काफी ज्यादा नाराज हुए। फोर्थ नंबर पे है लेस सैलरी एंड लो पोस्ट सिपाहीज वर पेड लेस देन देयर इंग्लिश काउंटरपार्ट्स एंड नो इंडियन कुड राइज हायर देन दी सूबेदार। तो हुआ क्या, कम सैलरी दी जाती थी भारत के सिपाहियों को अगर अंग्रेजों से कंपैरिजन करें सेम पोस्ट के लिए, ठीक है ना, और लो पोस्ट इनको दी जाती थी, सूबेदार से ऊपर जा नहीं सकते थे। अब होता क्या था, एक ही पोस्ट पे जो मान लीजिए आपका ब्रिटिशर है, मान लीजिए उस सिपाही को 10 रुपए मिलते हैं तो इंडिया वाले को मान लीजिए 5 रुपए मिलते हैं। इस तरीके से यहाँ पे कम पैसे दिए जाते थे, एक रीजन ये रहा, ठीक है। पांचवा है बैड ट्रीटमेंट बाय इंग्लिश मतलब कि बुरा बर्ताव जो किया गया अंग्रेजों के द्वारा, वो क्या था, इंग्लिश लुक्ड एट सिपाहीज एज इंफीरियर।
जो बाहर के जो अंग्रेज आते थे, जो कमांडर होते थे, बड़ी पोस्ट वाले भी या छोटी पोस्ट वाले भी, वो हमारे इंडिया के लोगों को कैसे देखते थे? इन्फीरियर, मतलब कि अपने से छोटा समझते थे, उनको बुरी तरीके से उनसे व्यवहार करते थे और उनको क्या बोलते थे? निगर या सुअर। निगर क्या होता है? मतलब कि जो आपके अफ्रीका के जो उनका जो कलर है ब्लैक है, उसकी वजह से उनको निगर बोलते हैं। तो इंडिया के लोगों को भी यहाँ पे थोड़ी डार्क स्किन है, ब्राउन स्किन थी ज्यादा, तो उनको भी निगर या फिर यहाँ पे सुअर बोलने लगे। तो ये एक बड़ा रीजन रहा। पांचवा। छठा है, इंग्लिश ऑर्डर्ड दैट सिपाहीज वुड नॉट बी गिवन द फॉरेन सर्विस अलाउंस भत्ता, इट लेड टू अ बिग कट इन देयर सैलरीज। यहां पे बोला बाहर जाके काम तो करोगे लेकिन तुम्हें कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। मतलब कि फॉरेन सर्विस अलाउंस होता है ना, कि भाई देश से अगर बाहर जा रहे हो, लैंड से बाहर जा रहे हो और कहीं अपनी सेवा अगर दे रहे हो तो एक अलग से आपको ज्यादा पैसा दिया जाएगा, है ना, बोनस के तौर पे। उसके लिए भी साफ मना कर दिया गया। तो ये कई सारे रीजंस हो गए कि क्यों यहाँ पे जो सिपाही थे वो नाराज थे। समझिए, ये कोई इमीडिएट एक्शन लेने वाला काम नहीं था। अभी तक इतने सारी चीजों के होने के बावजूद भी कोई ज्यादा म्यूटिनी वगैरह कुछ हुई नहीं थी। ये सिर्फ दिमाग में एक चिढ़ बैठ गई थी सिपाहियों के, इन सब चीजों को लेके वो नाराज थे अंग्रेजों से। अब देखते हैं ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था, वो आगे डिस्कस करेंगे। द मेन कॉज फॉर स्टार्टिंग और आउटब्रेक ऑफ द सिपाहीज वाज द यूज ऑफ काउस एंड पिग्स फैट ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस ऑफ द एनफील्ड राइफल। इंग्लैंड से राइफल आई थी नई, इनफील्ड राइफल करके उनका नाम था। तो उनकी जो कार्ट्रिज होती थी, मतलब कि जो गोलियों के ऊपर के जो उनके कवर होते थे, शेल होते थे, उनके ऊपर क्या किया गया, ऐसी खबर आई, ऐसा पता चला हमारे सिपाहियों को कि उनके ऊपर गाय और जो सुअर है उसके फैट की ग्रीसिंग की गई है, ताकि हमारे जो यहाँ के सिपाही है उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए। ओके, मान लीजिए गाय का जो यहाँ पे फैट है उससे हिंदू का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और जो पिग है यहाँ पे जो सुअर है उससे जो इस्लाम से रिलेटेड जो मुस्लिम सोल्जर्स थे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन बना जो एकदम से लोगों ने यहाँ पे रिवोल्ट कर दिया, आउटब्रेक। ठीक है, ये सब तो थे ही साथ में। अब देखते हैं अर्लियर रिवोल्ट्स एंड जियोग्राफी ऑफ 1857 रिवोल्ट। पहले, इससे पहले भी क्या कोई रिवोल्ट हुए थे, और दूसरा 1857 की क्रांति देश के कितने भूभाग में लैंड पे फैली हुई थी वो देखते हैं। देखिए, कॉमन रीजंस फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857। सबसे पहले ये देखते हैं कॉमन रीजंस क्या थे सभी के लिए। देखते हैं, जहां ना सिपाहियों की बात हो रही है ना सिविलियंस की बात हो रही है, कॉमन रीजंस देखते हैं। सबसे पहला है ब्रिटिश ट्रीचरी, मतलब कि ब्रिटिशर्स की धोखेबाजी, ठीक है ना, दगाबाजी। British subordinated and annexed the Indian states by treachery. They broke their all written and oral treaties with these states, and now rulers and people of these states were in envy to British. हुआ क्या? अंग्रेजों ने पूरे ही देश में, आपको पता है, हैदराबाद से लेके अवध और जितने भी स्टेट्स थे सबको सबऑर्डिनेट बना लिया, सब्सिडारी अलायंस में ले आए, किसी को सीधा कब्जे में लिया, एनेक्स करके, युद्ध करके, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इन्होंने ट्रीचरी की, धोखा किया अंग्रेजों ने। क्या धोखा था? इन्होंने कई सारे यहाँ पे मान लीजिए ओरल या रिटन ट्रीटीज साइन की थी अलग अलग स्टेट्स के साथ कि आपको ये सुविधा देंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए पेशवा की गद्दी खत्म कर दी इन्होंने मराठाओं में, तो पेशवा को बोला गया था कि आपको पेंशन देंगे, लेकिन उनको पेंशन देनी बंद कर दी। ये पेशवा के लिए एक धोखा हो गया, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए अवध था, अवध शुरू से ही बैटल ऑफ बक्सर से लेके अवध जो था वो इनके सपोर्ट में था और इनका एलाई बना हुआ था अंग्रेजों का। लेकिन 100 साल बाद, करीब 1857 की क्रांति से कुछ दिन पहले ही, जो डलहौजी थे उन्होंने क्या किया, डलहौजी ने उसको एनेक्स कर लिया, जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया। तो लोग चिढ़ गए कि जब साथ भी दे रहे थे फिर भी यहाँ पे इस ट्रीटी को तोड़ दिया। तो ओरल मतलब मुंह से बोली हुई और रिटर्न जितनी भी ट्रीटी थी ना, उनको इन्होंने तोड़ दिया पूरी तरीके से, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, जो रूलर्स थे या रूलर्स के जो बच्चे थे, जो उनके वंश चल रहे थे वहां पे, वो काफी ज्यादा नाराज हुए, और जो लोग थे वो काफी ज्यादा यहाँ से चिढ़ने लगे ब्रिटिशर से, क्योंकि ये धोखेबाज थे। फिर उसके बाद क्या है, रिलीजियस रीजंस के ऊपर बात करते हैं। धार्मिक कारण क्या थे? सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज ट्राई टू कन्वर्ट द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि सभी लोगों को कन्वर्ट करना चाहते थे क्रिश्चियन मिशनरी। गवर्नमेंट सपोर्टेड दीज मिशनरीज बाय पासिंग द एक्ट ऑफ 1850 एंड मेंटेन चैपलिन्स एट इट्स ऑन कोस्ट। सरकार जो थी, अंग्रेजी पार्लियामेंट जो था और जो यहाँ पे इनकी हुकूमत चल रही थी, वो क्या कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज को। एक एक्ट पास करके 1850 में, और अपनी ओन कोस्ट पे, मतलब कि भारत से ही पैसा यहाँ पे लूट रहे थे, और उसी पैसे को फिर क्रिश्चियन एक्टिविटीज में, मिशनरी एक्टिविटीज में ये लगा रहे थे। टेम्पल एंड मॉस्क
लैंड्स वर टैक्स्ड हाई, जो मंदिरों के लिए और मस्जिदों के लिए जो जमीनें थी उन पे काफी ज्यादा हाई टैक्स लगा दिया गया। ये हो गए आपके रिलीजियस रीजंस। फिर है ह्यूमैनिटेरियनिज्म, मानवतावाद से रिलेटेड कुछ यहाँ पे रीजंस थे। वो क्या थे? पीपल वर एंगर्ड विद द एबोलिशन ऑफ सती। अब लोग यहाँ पे जो थे अंग्रेजों से क्यों चिढ़ रहे थे? क्योंकि इन्होंने सती प्रथा को खत्म कर दिया था। इन लोगों के हिसाब से यहाँ पे सती प्रथा होनी चाहिए थी। विडोरी मैरिज, मतलब कि विधवा जो औरतें थी, जो महिलाएं थी, वो दोबारा शादी कर सकती थी, उसके खिलाफ भी यहाँ पे इस एक्ट के खिलाफ भी लोग इनसे चिढ़ रहे थे काफी ज्यादा। गर्ल्स एजुकेशन की, लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। अंग्रेजों ने ऐसा कानून क्यों लेके आया यहाँ पे कि लड़कियों को भी पढ़ाओ, ठीक है। पीपल ऑफ इंडिया टुक दीज स्टेप्स एज इंटरवेंशन इन देयर रिलीजन। तो लोगों ने क्या समझा इस चीज को, एक ऐसा लिया कि ये तो हमारे धर्म के अंदर इंटरवीन कर रहे हैं। जब तक यहाँ पे कंपनी आके अपनी चला रही है, ठीक है, थोड़ा बहुत राजकाज चल रहा है, पैसे कमा रहे हैं, पिट भी लेंगे, सारी चीज हो जाएंगी, तब तक ठीक है। लेकिन जब धर्म के ऊपर यहाँ पे बात आई तो लोगों को लगा कि ये तो कुछ ज्यादा हो गया। फिर है तीसरा, एनेक्सेशन ऑफ अवध इन 1856 बाय डलहौजी। ये एक मुख्य कारण बना यहाँ पे, बड़ा कारण। एज मोस्ट सिपाहीज वर फ्रॉम अवध, क्योंकि ज्यादातर जो सिपाही थे, मैंने आपको बताया था, वो कहां से थे? यूपी बिहार के एरिया से। जो आज के यूपी बिहार है वो पुराने टाइम का अवध मान के चलिए, ठीक है। These सिपाहीज हेल्प ब्रिटिश टू कॉन्कर इंडिया। इन्हीं सिपाहियों ने तो मदद की थी पूरे के पूरे इंडिया को, सारे एम्पायर्स को या किंगडम्स को, अंग्रेजों को जीतने में, ठीक है ना। बट नाउ दीज सिपाहीज वर एंगर्ड विद द एनेक्सेशन ऑफ देयर लैंड अवध बाय डलहौजी। लेकिन अब ये जो फौजी थे सारे के सारे, इनको बड़ा गुस्सा आ रहा था कि जब हम मदद भी कर रहे हैं तुम्हारी, दूसरा हमारा जो स्टेट है अवध, वो शुरू से तुम्हारे सपोर्ट में रहे, तुम्हारे खिलाफ उसने कोई काम नहीं किया, तुम्हारा एलाई बन के रहे, फिर भी डलहौजी ने हमारे स्टेट को अपने कब्जे में क्यों लिया, वो भी गलत तरीके से। नाउ फैमिलीज ऑफ दीज सिपाहीज हैड टू पे हायर टैक्सेस अंडर न्यू गवर्नमेंट। अब हुआ क्या कि जब अवध के शासक जो थे, वहां के नवाब, उनकी जब सरकारें चल रही थी तो टैक्सेस थोड़े लो थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे नई गवर्नमेंट आई, मतलब कि अंग्रेजों की, डायरेक्ट इन्होंने जब रूल करना शुरू किया अवध को, तो हाई टैक्स लगा दिए। तो ये जो फैमिलीज थी इन्हीं सिपाहियों की, वो काफी ज्यादा यहाँ पे परेशानी में आ गई, तो सिपाही भी ज्यादा गुस्से में आ गए, एक चीज। फिर है ऑफिशियल्स एंड नोबल्स ऑफ नवाब लॉस्ट देयर जॉब्स। जो नवाब के जो ऑफिशियल्स थे, मंत्री थे, सारा जो डिपार्टमेंट था पूरा का पूरा, उन सब की नौकरियां चली गई थी यहाँ पे। जमींदार्स एंड तालुकादार्स ऑफ अवध वर एंगर्ड। जो यहाँ के जमींदार थे सारे के सारे, वो काफी ज्यादा गुस्से में थे। एज ब्रिटिश कन्फिस्केटेड देयर लैंड्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनसे इनका जो जमीन थी वो सीज कर ली थी, छीन ली थी, और नए जमींदारों को यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे थे। ये सारे रीजंस हो गए, ठीक है। अब देखते हैं क्या 1857 की क्रांति से पहले भी कोई क्रांतियां हुई थी। तो दो तरीके से देख लेते हैं, ये सारी डिटेल में तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेजर है उन पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अपराइजिंग्स ऑफ सिविलियंस और कॉमन, मतलब कि आम नागरिकों की जो अपराइजिंग हुई वो देखते हैं। एक तो है कितनी हुई, देखिए, देयर वर हंड्रेड्स ऑफ अपराइजिंग्स आफ्टर 1757, मोस्ट फेमस वर। सैकड़ों की मात्रा में यहाँ पे अपराइजिंग्स हुई हैं, विद्रोह हुए हैं अंग्रेजों के खिलाफ नागरिकों के द्वारा, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? कोल अपराइजिंग ऑफ 1831। कोल पीपल्स, जो कोल समुदाय के लोग हैं छोटा नागपुर से, वो उन्होंने क्या किया? रिवोल्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंड पॉलिसीज एंड मनी लैंडर्स। क्योंकि जो कोल जो जनजाति है, उनकी जो पूरी की पूरी जो जमीनें थी उन पे कब्जा करने की यहाँ पे कोशिश की गई, तो उन्होंने बड़ा रिवोल्ट यहाँ पे किया था। फिर है संथल अपराइजिंग ऑफ 1855, ठीक है ना। संथल ट्राइब ऑफ बिहार एंड बंगाल रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश विद एक्स एंड एरोज। ये बड़ा फेमस है, ठीक है। इसके बारे में आगे दोबारा पढ़ेंगे, आएगा कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास गने थी, लेकिन लोगों ने यहाँ पे अपने भाले और कुल्हाड़ियां लेके इनके ऊपर बड़ा भारी अटैक कर दिया था। एंड टेम्परेरीली स्वेप्ट अवे द ब्रिटिश रूल फॉर वेरी लेस टाइम। थोड़े समय के लिए तो इतना भी कर दिया था कि अंग्रेजों को पूरे जो एरिया है संतल्स का, वहां से निकाल के बाहर फेंक दिया था दूर, ठीक है, सिर्फ कुल्हाड़ी और भालों की मदद से। फिर देखते हैं सिपाहियों ने भी क्या कोई पहले अपराइजिंग की थी, इससे पहले विद्रोह किया था, देखते हैं। 1764 में सिपाही जो थे बंगाल के, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में। और क्या किया गया उनके साथ? उनको तोप के आगे लगा के और उड़ा दिया गया, मतलब कि तोप के सामने बांधते थे और गोला दागते थे, इंसान का शरीर पूरा का पूरा वहीं पे खत्म, ठीक है ना। 1824 में क्या हुआ? सिपाही जो थे 47th रेजिमेंट के रिफ्यूज टू गो टू बर्मा। वो बर्मा जाने से उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ओवरसीज नहीं जाना चाहते थे अंग्रेजों के लिए, ठीक है ना, बाय सी रूट। क्योंकि उस समय पे बर्मा, ये क्या कर रहे थे अंग्रेज, बर्मा तक अपना रूल एक्सटेंड करना चाह रहे थे, जो आज का म्यांमार है। ये आगे पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा डिटेल में, ठीक है ना। तो
उन्होंने जाने से मना कर दिया, तो इन्होंने क्या किया, इन सारे के सारे सिपाहियों को डिस्बैंड कर दिया और फिर उनको भी वही आर्टिलरी से, मतलब कि तोपों से उड़ा दिया गया और उनके जो लीडर्स थे उनको वहीं पे फांसी पे टांग दिया गया। देयर वर मैनी इंस्टांसेस ऑफ वायलेंस ऑन सिपाही, काफी सारे ऐसे इंस्टांसेस हैं, मौके हैं जब सिपाहियों के ऊपर यहाँ पे वायलेंस की है इन्होंने। हु वर डिमांडिंग मोर सैलरी और बत्ता और समथिंग एल्स एट टाइम्स, तो समय समय पे लोगों ने डिमांड की कि हमें भी बराबर की सैलरी दो या कम से कम थोड़ी सैलरी हमारी बढ़ा दो, हमें बत्ता दो अगर बाहर भेज रहे हो, लेकिन कुछ भी नहीं दिया जाता था। समय समय पे ऐसा होता ही रहा। अब देखते हैं द इमीडिएट कोज। इमीडिएट कोज क्या था वो मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया कि यहाँ पे क्या आई थी, मुस्लिम और हिंदू जो सिपाही थे उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस आ गई थी। और उस ग्रीस कार्ट्रिज में करना क्या था कि मान लीजिए मुंह से उसको खोलना होता था उस शेल को, और अगर मुंह से खोल दिया और वो फैट अगर मुंह पे लग गया तो धर्म भ्रष्ट माना जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया। फिर क्या है, दी सोर्सेज एंड दी कॉन्ट्राडिक्शंस अबाउट द रिवोल्ट। इस रिवोल्ट के हमारे पास सोर्सेज क्या है, हमें जानकारी कहां से मिलती है, और कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, मतलब विरोधी थ्योरी क्या है, वो थोड़ा देख लेते हैं। It is still not clear that whether the revolt was planned and organized or just spontaneously broke out। अभी तक ये पूरी तरीके से तो क्लियर है ही नहीं, सीधी सी बात है, ऐसे कोई दस्तावेज नहीं मिलते जिससे पता चले कि ये जो रिवोल्ट था ये पूरी तरीके से प्लानिंग करके बनाया गया था, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, या ये स्पॉन्टेनियसली बस लोग गुस्से में आए और उन्होंने विद्रोह कर बैठे और फिर लोग जुड़ते गए आपस में, है ना। Some historians says that it was planned and some says it was unplanned। तो काफी इतिहासकार कहते हैं कि ये प्लान्ड था और काफी कहते हैं ये अनप्लैंड था। ओके, द प्रॉब्लम इन दिस रिगार्ड इज दैट, इस रिगार्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखिए रीजन क्या था, इसके हमें डॉक्यूमेंट मिलते तो हैं 1857 की क्रांति के। दो पार्टियां थी, एक थे ब्रिटिशर्स अंग्रेज, एक थे हम इंडियंस जिन्होंने रिवोल्ट किया था। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो हर एक चीज को, उनकी ये बड़ी खासियत थी, हर चीज को वो कागजों में लिख के जाते थे। आर्काइव्स दुनिया भर के अवेलेबल है। ये हमेशा हमेशा यहाँ पे हिस्ट्री को राइट करते थे, ठीक है ना, लिखते थे। लेकिन इंडियंस जो थे, स्पेशली जो सिपाही वगैरह थे, ना तो वो पढ़ना जानते थे ज्यादा, ना ही उनके पास टाइम था लिखने का, ना उनके पास रिसोर्सिस थे, और ना ही उनके पास कोई लिखने के लिए किसी बंदे को रखे इतने साधन थे, ठीक है ना। तो इंडियंस ने यहां पे कोई रिकॉर्ड, पहली बात तो छोड़ा ही नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। अब देखते हैं किसके आधार पे जज कर सकते हैं, ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के आधार पे। लेकिन क्या इनको सच माना जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने जो भी लिखना था वो अपनी सहूलियत के ही लिखा, सहूलियत के लिए लिखा। तो कुछ थोड़े बहुत हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो इंडिपेंडेंट अवेलेबल है, नाम मात्र के, थोड़ा बहुत वहां से पता चल जाता है, और कुछ ब्रिटिश से, तो हम उससे एक कैलकुलेट करके अपनी यहाँ पे अजम्पशन करते हैं। वो क्या है, द ट्रुथ परहैप्स लाइज इन बिटवीन, जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं बीच में है। ना ये पूरी तरीके से कह सकते हैं बहुत ज्यादा प्लान्ड था, या फिर ये पूरी तरीके से अनप्लान्ड था। क्या है, देखिए, बोथ ऑफ द ओपिनियंस। इट सीम्स दैट रिवोल्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड बट लेटर इट फेल्ड। कि प्लानिंग करी तो गई थी, लगता है जिस तरीके से आक्रमण किए गए थे, टाइमिंग जैसे सेट की गई थी, कहां कहां से आक्रमण होगा, प्लानिंग तो थी, लेकिन लेटर ये बाद में जाके फेल हो गया। ओके, अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे कि इसका जियोग्राफिकल जो एक्सटेंट है वो कहाँ पे था, और मेजर रिवोल्ट सेंटर क्या थे। इसका जो मैक्सिमम जो जियोग्राफी थी पूरे के पूरे रिवोल्ट की, वो थी, ये आप व्हाइट में देख सकते हैं, ये इसका, इससे बाहर कहीं पे भी ये अटैक्स नहीं हुए थे, सारा मेजर यही था इंडिया में। उसमें भी जो मेजर सेंटर थे वो थे ये रेड वाले, आपका ये सारा झांसी हो गया, न्यू दिल्ली तो था ही, मेरठ से तो शुरुआत ही हुई थी, फिर आपका बरेली, लखनऊ, फैजाबाद, आरा, ये सब आपके मेन सेंटर्स थे जहां पे ये एकदम से शुरू हुआ था और फटा था। फिर देखते हैं पार्ट नंबर 3, द इवेंट ऑफ द रिवोल्ट। अब हम समझेंगे रिवोल्ट में क्या क्या हुआ, पूरा क्या क्या काम हुए, क्या क्या चीजें हुई, समझते हैं। हाउ द रिवोल्ट स्टार्टेड विद सिपोई म्यूटिनी। सिपोई म्यूटिनी का मतलब क्या है कि सिपाहियों ने एकदम से विद्रोह कर दिया और फिर ये पूरी की पूरी क्रांति शुरू हुई, है ना। वो देखते हैं। देखिए, ऑन 24 अप्रैल 1857, 24 अप्रैल 1857 की बात है, 90 सिपाहीज रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। ये जो कार्ट्रिज आई थी, मैंने आपको बताया था, जो आपके गोलियों के शेल थे, उनको इस्तेमाल करने से मना कर दिया टोटल 90 सिपाहियों ने, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगले ही महीने अप्रैल के बाद मई में क्या होता है, ऑन मई 9, 85 आउट ऑफ देम वर डिसमिस्ड एंड सेंटेंस 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इन 90 में से 85 जो सिपाही थे उनको डिसमिस कर दिया गया आर्मी से और उनको 10 साल की सजा दे दी गई, ठीक है। अदर
एंगर्ड इंडियन सोल्जर्स रिवोल्टेड ऑन 10 मई 1857। देखिए 9 को ये हुआ है, 10 तारीख को बाकी के जो नाराज, इस फैसले से जो नाराज हमारे सैनिक थे, उन्होंने यहाँ पे रिवोल्ट कर दिया। दे रिलीज देयर कॉमरेड्स एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स। उन्होंने क्या किया, जो यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ पहले से जो लोग लड़ाई कर रहे थे, जेलों में बंद थे, उनको वहां से रिलीज कर दिया। और ये जो बाकी के लोग थे यहाँ पे 85, इनको भी रिलीज कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे उनको मार के और यहाँ पे क्रांति की शुरुआत कर दी। ये तो थी शुरुआत, ठीक है ना। ये आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं जैसे कि, ठीक है। इसके बाद है दीज मेरठ सोल्जर्स। ये कहां पे हुआ था, मेरठ में। तो ये मेरठ के जो सोल्जर्स थे ये चले दिल्ली की तरफ। अब आप सोचेंगे दिल्ली की तरफ क्यों चले, दिल्ली में क्या था वो समझाएंगे, इंटरेस्टिंग है। हेयर लोकल इन्फेंट्री ऑफ दिल्ली जॉइंड देम एंड किल्ड देयर इंग्लिश ऑफिसर्स। यहाँ पे जो लोकल इन्फेंट्री थी, मतलब जो दिल्ली में यहाँ पे तैनात आपके जो फौजी थे, जो सिपाही थे, उन्होंने भी इनसे हाथ मिलाया। रास्ते में ये मिले और फिर ये यहाँ पे साथ होके चल दिए दिल्ली की तरफ और अंदर की तरफ दिल्ली में, ठीक है ना। फिर देखते हैं दीज रिबिलियस सोल्जर्स प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह सेकंड एज द एम्परर ऑफ इंडिया एंड द सिंबल ऑफ रिवोल्ट। ये जो रिबिलियस सोल्जर्स थे, जिन्होंने क्रांति लाई थी, जिन्होंने शुरुआत करी थी, उन्होंने बोला कि बहादुर शाह सेकंड जो हैं वो हमारी इस क्रांति के मुखिया हैं, सिंबल हैं, और हम उनके लिए लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए क्यों हुआ ऐसा। पूरे इंडिया में थ्रू आउट जो सबसे लास्ट अंग्रेजों से पहले जो एम्पायर था, एक मेजर एम्पायर जो था स्पेशल इस एरिया में, मेरठ वगैरह के एरिया में, वो था मुगल एम्पायर, ठीक है ना। तो लोगों को यहां पे लगा कि मुगलों को दोबारा से चिन्ह बना के, उनको निशान बना के और उनके लिए लड़ते हैं और दोबारा से मुगलों का राज यहां पे लेके आएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह सेकंड जो लास्ट मुगल एम्परर जिनको बोला जाता है, उनको यहां पे अपना लीडर घोषित कर दिया, उनसे मिले बिना ही उस समय पे। फिर क्या हुआ, रिबिलियस सोल्जर्स एंड इंडियन चीफ्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री सून जॉइंड दिस रेवोल्यूशन एंड दे ऑल स्टेप टुवर्ड्स दिल्ली। जितने भी जो बाकी के चीफ थे, मुखिया थे, जिनको भी अंग्रेजों से उस समय कोई दिक्कत थी, वो सभी के सभी उन्होंने इस रेवोल्यूशन को, इस क्रांति को ज्वाइन किया और फिर वो उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। सब दिल्ली की तरफ आ रहे थे, ठीक है ना। 7वें नंबर पे देखिए, नाउ ड्यू टू प्रेशर ऑफ सिपाहीज। अब क्योंकि यहाँ पे प्रेशर काफी ज्यादा था सिपाहियों का, बाकी की जगह पे भी तो सिपाही थे ना, जो आपके इंडियन थे, वो उनका प्रेशर भी ब्रिटिश कमांडोज या जो उनके जो चीफ थे उनके ऊपर ज्यादा आ रहा था। बहादुर शाह सेकंड रोट लेटर्स टू ऑल चीफ्स ऑफ इंडिया टू जॉइन द रिवोल्ट एंड ऑर्गेनाइज अ कॉन्फेडरेसी टू फाइट ब्रिटिश। तो हुआ क्या, अब आपके जो यहाँ पे हमारे इंडिया के जितने भी जो सिपाही थे, उन्होंने यहाँ पे काफी सारा दबाव डाला आपके बहादुर शाह सेकंड के पास पहुंच के, उनके लाल किले में। उनको बोला गया कि आप हमें लीड कीजिए। उसके दबाव में चलते हुए, उन सैनिकों के दबाव में चलते हुए बहादुर शाह सेकंड ने क्या किया, जितने भी जो इंडिया के मेन चीफ थे ना, उन सभी के पास, जो पहले ताल्लुकात रखते थे मुगल एम्पायर से या किसी भी रूप में, उनको लिखा कि अब अंग्रेजों को यहां से हटाना है और यहां पे शासन स्थापित करना है, आप सभी आइए और ज्वाइन कीजिए हमें, ठीक है ना। ये किया क्यों था, दबाव में, ठीक है। फिर देखिए, बिफोर दिस इवेंट मंगल पांडे सिंगल हैंडेड अटैक्ड हिज सुपीरियर ऑफिसर्स एंड ही वाज हैंग्ड टू डेथ ऑन 29 मार्च 1857। ये भी जानना बड़ा जरूरी है कि इससे पहले भी एक ये रिवोल्ट हो गया था। जो मंगल पांडे थे, आपने मूवी भी देखी होंगी शायद उनकी, मंगल पांडे जो था, उन्होंने क्या किया था, सिंगल हैंडेडली अटैक कर दिया था अपने सुपीरियर ऑफिसर्स के ऊपर, ठीक है ना। एंड ही वॉज हैंग टू डेथ, और उनको यहाँ पे फिर सीधा फांसी पे चढ़ा दिया गया था 29 मार्च 1857 को। इस सबसे 2 महीने पहले, करीब 1.5-2 महीने पहले। Many of the rulers of princely states took no part in revolt, but soldiers from all over the India revolted। हुआ क्या, देखिए जो प्रिंसली स्टेट थे जितने भी, उनको तो फायदा ही हो रहा था अंग्रेजों से, है ना। अंग्रेजों ने उनको प्रोटेक्शन भी दी हुई थी, दोनों मिलके एक दूसरे का साथ दे रहे थे, मुनाफा हो रहा था दोनों का मिलके। तो जो प्रिंसली स्टेट के जो आपके यहाँ पे मेन लीडर्स थे, उन्होंने तो कोई सपोर्ट नहीं किया इस रिवोल्ट में, लेकिन सिपाहियों ने, पूरे देश में जो सिपाही थे, उन्होंने जरूर रिवोल्ट में हिस्सा लेने की कोशिश की। स्पेशली आपका जो मैंने आपको जियोग्राफी दिखाई है इस पार्ट में, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पे, हाउ कॉमन पीपल रिवोल्टेड आफ्टर द सिपाहीज। अब यहाँ पे जो सिपाही थे, इनको सेपोइज बोलते थे अंग्रेज, सिपाही को ये सेपोइज बोलते थे, या फिर यूं कह लीजिए कि इन्होंने नाम रखा था सिपोइज और हमने उसको सिपाही कहने लगे, ठीक है ना। तो इन्होंने कैसे रिवोल्ट किया वो समझते हैं अब। मोटिवेटेड बाय सिपाहीज, है ना, सिपाहियों से ही तो मोटिवेशन मिला था आम नागरिक को भी। उन्होंने सिपाही की इस म्यूटिनी को, इस विद्रोह को पॉजिटिवली लिया और फिर किसान
आर्टिशंस जो थे जितने भी, जिनको बर्बाद किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और बाकी के जितने भी वर्ग थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ सीधी लड़ाई कर दी। गन तो थी नहीं किसी के पास, तोप वगैरह, बंदूकें वगैरह, तो सीधा अपने बाउस के साथ, अपने एक्सिस, लाठीज के साथ, जो भी औजार घर में थे उसके साथ अंग्रेज जहां भी मिलते उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। फिर देखिए, रिवोल्ट बाय पीसेंट एंड आर्टिसंस गेव दिस रिवोल्ट अ पॉपुलर कैरेक्टर। हम बोलते हैं ना पॉपुलर, इसको बोला जाता है, क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर, ये मतलब पूछा जाता है कि इसको पॉपुलर रिवोल्ट क्यों बोलते हैं या पॉपुलर रिबिलियन क्यों बोलते हैं। क्योंकि पॉपुलर का मतलब होता है पूरा देश या जो पूरी पब्लिक है, जो पीपल है यहाँ की, वो अगर किसी चीज में हिस्सा ले, तो यहाँ पे सिर्फ सिपाहियों ने ही नहीं, आम लोगों ने भी यहाँ पे इसमें अपना पार्ट यहाँ पे निभाया था। अब इस चीज को समझिए कि अंग्रेज कहना चाहते हैं इसको सिपोय म्यूटनी, वो कहते हैं सिर्फ सिपाहियों ने यहाँ पे विद्रोह किया था। हमारे हिस्टोरियन कहते हैं कि नहीं, ये पॉपुलर रिवोल्ट था, ना कि सिर्फ सिपाहियों ने किया था, क्योंकि इसमें आम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इवन एट सम प्लेसेस कॉमनर्स रिवोल्टेड बिफोर सिपाही। कुछ जगहें तो ऐसी थी कि जहां पे सिपाहियों की म्यूटिनी से पहले ही शुरुआत कर दी थी आम लोगों ने, ठीक है ना। इन्हीं कारणों की वजह से लगता है कि ये कहीं प्लान्ड तो नहीं था, एक प्लानिंग तो नहीं बनाई गई थी पूरी की पूरी, अगर था तो अच्छी बात है। पीसेंट्स एंड ओल्ड जमींदार्स अटैक्ड मनी लैंडर्स एंड न्यू जमींदार्स, ठीक है ना। अब जो किसान थे और जो पुराने जमींदार फिर भी काफी सही थे किसानों के लिए, ठीक है ना, नए जमींदारों के मुकाबले। उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया जो मनी लैंडर्स होते थे, पैसा ब्याज पे देने वाले, और न्यू जमींदार्स, और उनके जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स होते थे ना या अकाउंट बुक होती थी, उनको जला दिया किसानों ने और जमींदारों ने। क्यों जलाया? लिखित में होता था कि इसने पर्टिकुलर किसी किसान ने मान लीजिए 10,000 रुपए लिए हैं, 10,000, उसके बदले में मैंने इतना इंटरेस्ट लगाया, एक मनी लेंडर लिखता था या नया जमींदार, और फिर मैंने इसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। वो सारे अकाउंट्स और लैंड रिकॉर्ड घुस के उनके ऑफिसेज में, उनके घरों में लोगों ने जला दिए ताकि कुछ पता ही ना चले, ठीक है, ये भी अच्छा हुआ। फोर्थ पे देखिए, इन बैटल्स एट मैनी प्लेसेस द नंबर ऑफ कॉमन पीपल वाज फार हायर देन सिपोइज। क्यों इसको पॉपुलर रिवोल्ट बोलते हैं? देखिए, काफी जगह तो ऐसी थी जहां पे सैनिकों से ज्यादा, सिपाहियों से ज्यादा आम लोग थे लड़ाई में, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे देखिए, इवन वेयर पीपल डिड नॉट रिवोल्ट दे सपोर्टेड रिबल्स एंड मिसलेड ब्रिटिश बाय गिविंग देम रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस। जहां पे लोगों ने मान लीजिए रिवोल्ट नहीं भी किया अगर, तो फिर भी उन्होंने यहाँ पे सिपाहियों की, हमारे भारत के जो सिपाहियों थे, जो विद्रोही थे, उनकी और यहाँ के लोगों की मदद करी अंग्रेजों को मिसलेड करके। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी गांव में कुछ 50 लोगों को छुपा लिया जिन्होंने विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ। अब अंग्रेज यहाँ पे आके पूछते कि यहाँ से कोई निकला है क्या, देखा है क्या, तो उनको सीधा मना कर दिया कि नहीं, हमने तो नहीं देखा, और जबकि वो उनके घर में ही छुपे हुए थे, ऐसे करके। तो W.H. रशल है जो इंडिया में आए थे क्रांति के बाद 1858 से 59 के आसपास में। वो क्या लिखते हैं, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसको आप कभी अगर ऐसा नीड पड़े ऐसे किसी क्वेश्चन में आंसर करने की, तो इसको आप लिख भी सकते हो। क्या कहा था उन्होंने? टूर्ड इंडिया इन 1858 to 59, क्रांति के जस्ट 1-2 साल बाद। क्या लिखते हैं? He said that not a single Indian was looking at us in a friendly way. एक सिंगल भारतीय ऐसा नहीं था, लोग इतने बदल चुके थे, भारत के इतने एप्ट प्यूपिल हो चुके थे कि एक सिंगल भारतीय भी अब हमें दोस्ती की निगाह से नहीं देख रहा था, निगाहों में ही नफरत भरी पड़ी थी, ठीक है। Their eyes were clearly showing the fearlessness of British. उनकी आंखें जो थी ना, वो साफ साफ बता रही थी कि इन लोगों को अब अंग्रेजों से कोई डर, कोई लेना देना नहीं है, ये तैयार हैं बिल्कुल विद्रोह करने के लिए अब किसी भी टाइम। ये इनका कहना है W.H. रशल का। Popularity of revolt is evident by British try to crush the revolt by ruthless war against common people and burning their entire villages. तो ये पॉपुलर होना इस रिवोल्ट का यहाँ से भी एविडेंट है, सबूत मिलते हैं कि जो अंग्रेज थे उन्होंने, अगर सिपाहियों ने सिर्फ म्यूटनी की थी तो सिपाहियों को पकड़ते, आम लोगों को क्यों यहाँ पे रुथलेसली, मतलब कि बुरी तरीके से उनको दबाया, क्यों उनके पूरे एंटायर गांव के गांव जला दिए गए आम लोगों के। आफ्टर 1857 ब्रिटिश वर्चुअली हैड टू रिकॉन्कर इंडिया। तो ये बड़ी बात है, देखिए एक बार इन्होंने इंडिया को 1757 में रिकॉन्कर किया था, अपने कब्जे में लेना शुरू किया था, और 1857 की क्रांति कुछ ऐसी थी, एग्जैक्टली 100 साल बाद अंग्रेजों को यही काम दोबारा से करना पड़ा था। इंडिया इनके हाथ से छूट चुका था, लेकिन 99% काम हुआ था, 1% होना रह गया था। उसके कारण क्या थे वो अब आगे समझते हैं, ठीक है ना।
अच्छा चलिए इसके ऊपर भी बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी कैसी थी इस रिवोल्ट के समय पे। द स्ट्रेंथ ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 ले इन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। यही जो आपके जो इंग्लिश थे उनकी आंखों में कांटा बन के चुभ रहा था बुरी तरीके से। यूं समझ लीजिए कि जो हिंदू और मुस्लिम जो दो मेजर ग्रुप हैं उनकी यूनिटी काफी ज्यादा थी। इसीलिए तो उन्होंने बाद में यहाँ पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी कि ज्यादा से ज्यादा भारत को क्या करना है, धर्म में बांट देना है, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई करवा देनी है। कुछ ऐसे लीडर बनाए जाएंगे जो मुस्लिम्स की बात करेंगे या हिंदूज की बात करेंगे, उनको ज्यादा यहाँ पे ये क्या करेंगे, उनको समर्थन देंगे और दोनों धर्मों में यहाँ पे लड़ाई करा देंगे। फिर जातिगत तौर पे लोगों को बांट देना है, फिर एरियाज के तौर पे लोगों को बांट देना है अलग अलग, ठीक है ना। देखते हैं उसके बाद देयर वॉज कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, ऑल द लीडर्स रिकॉग्नाइज्ड बहादुर शाह अ मुस्लिम एज देयर एम्परर। अब देखिए जो मेजर पॉपुलेशन थी वो थी हिंदूज की, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरा कोऑपरेशन था दोनों धर्मों के लोगों के बीच में, कोई धर्म वाली कोई बात ही नहीं थी यहाँ पे। और जो बहादुर शाह थे जो कि एक मुस्लिम एम्परर थे, उनको पूरी पॉपुलेशन ने, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब ने यहाँ पे सपोर्ट करके बोला कि हाँ ये हमारे दोबारा से एम्परर बनेंगे, हम इनके नाम पे लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो एविडेंट बाय द फैक्ट दैट ऑल हिंदू सिपाहीज डायरेक्टली मार्च फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। अब देखिए यहाँ पे ये भी पता चलता है, ये भी सबूत मिलता है, अंग्रेज कहते हैं कि नहीं यहाँ पे तो पहले से ही ये सारी दिक्कतें थी। तो जो सारे सिपाही थे वो हिंदू थे, फिर उन्होंने एक मुस्लिम लीडर की तरफ, मतलब कि जो एम्परर थे बहादुर शाह सेकंड, उनके लिए कूच क्यों किया, वो उनको अपना लीडर क्यों बना रहे थे, ये एक चीज हो गई। फिर है हिंदू मुस्लिम्स रिस्पेक्टेड ईच अदर सेंटिमेंट्स। जो हिंदू मुस्लिम थे वो एक दूसरे के सेंटिमेंट्स की काफी ज्यादा कदर करते थे। फॉर एग्जांपल, भाई सीधी सी बात है, इससे पहले 1857 की क्रांति से पहले या फिर 19th सेंचुरी से पहले कौन से दंगे हुए थे, ठीक है ना। एग्जाम्पल, वेर एवर रिवोल्ट वॉज सक्सेसफुल, जहां पे भी जो रिवोल्ट था, विद्रोह था, कामयाब हुआ, वहां पे ऑर्डर्स वर पास्ड है टू बैन काउ स्लाउटर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिंदू सेंटिमेंट्स। तो यहाँ पे जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, जहां पे भी ये रिवोल्ट कामयाब होता जाता वहां पे सीधा ये ऑर्डर पास कर दिया गया कि अब यहाँ पे काउ स्लाउटर नहीं होगा, मतलब कि गायों को काटा नहीं जाएगा रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। 5वें नंबर पे देखिए, ऑन दिस यूनिटी, इस यूनिटी के ऊपर एक ब्रिटिश ऑफिशियल ने क्या कहा है, ये भी आर्काइव में अवेलेबल है, इनकी खुद की जुबानी, दैट वी कुड नॉट मैनेज टू फोर्ट हिंदू मुस्लिम्स विद ईच अदर। हम यहाँ पे अगर मुस्लिम और हिंदू सब एक है ना, तो फिर हम इनसे लड़ाई कर ही नहीं सकते, ऐसा अंग्रेज बोल रहे हैं, ठीक है ना। दिस शोज दैट इंडिया वॉज नॉन कम्युनल एटलीस्ट आफ्टर बिफोर 1858। तो कम से कम यहां तक पता चलता है कि जो हमारा देश था वो नॉन कम्युनल था, यहाँ पे कम्युनलिज्म जो है ये इतना ज्यादा नहीं था, सांप्रदायवाद इतना ज्यादा हमारे देश में इतना ज्यादा क्या था ही नहीं 1858 तक, एटलीस्ट कॉमन लोगों में नहीं था। किसी शासक ने कुछ किया वो अलग बात है, शासक तो आज भी करते ही हैं, ठीक है। फिर देखते हैं लीडर्स एंड ट्रेटर्स, लीड करने वाले कौन थे और धोखा देने वाले कौन थे। सबसे जो मेजर पर्सनैलिटी थी, सीधी सी बात है, वो थे बहादुर शाह सेकंड, फोटो आप देख पा रहे हैं, द मुगल एम्परर, ठीक है ना, ये लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया है। क्या हुआ, दिल्ली में रहते थे। बहादुर शाह वॉज जस्ट अ नॉमिनल एंड सिंबॉलिक हेड, बहादुर शाह के नाम पे ये युद्ध लड़ा जा रहा था, लेकिन बहादुर शाह इसमें कोई अपना रोल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे यहाँ पे। द रियल कमांड ऑफ दिल्ली वॉज इन द हैंड्स ऑफ बख्त खान, जो बख्त खान थे इन्हीं के जो कमांडर थे बहादुर शाह के, उनके हाथ में दिल्ली की पूरी कमांड थी। बहादुर शाह अपने महल में बैठे हुए थे, ठीक है ना। बहादुर शाह वॉज द वीकेस्ट लिंक इन द रिवोल्ट, पूरी क्रांति में अगर सबसे कोई कमजोर कड़ी थी ना, वो थे बहादुर शाह। ये उस पोजीशन में थे ही नहीं, कई रीजंस के चलते हुए, कि ये लीड कर सके, अंग्रेजों को बिल्कुल 100% तोड़ सके, उनको हटा सके और ये कह सके कि मैं यहाँ का शासक बनूंगा, ठीक है ना। लिंक इन द रिवोल्ट, ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि आज से 150 साल पहले की जस्ट ये बात है, तो अगर उस समय पे अंग्रेज भाग गए होते तो क्या यहाँ पे अभी भी मुगल एम्पायर चल रहा होता, हमारा देश में डेमोक्रेसी होती या क्या होता, ये भी सिर्फ फूड फॉर थॉट है, हम सोच सकते हैं क्या हुआ होता, पूरा सीन अलग होता है ना। वीकेस्ट लिंक इन द रिवोल्ट, ही वॉज नॉट फर्म इन हिज सपोर्ट, ये यहाँ पे सपोर्ट में फर्म नहीं थे, मतलब खुल के सामने नहीं आ पा रहे थे कि मैं खुल के सपोर्ट करता हूं। क्यों? ना ही इनकी कोई जेन्युइन सिंपैथी थी हम्बल सिपाहियों से, मतलब कि ये जेन्युइनली सिपाहियों के लिए भी काम नहीं कर रहे थे कि सिपाहियों के साथ हाँ गलत हुआ है, चाहे वो हिंदू सिपाही हो चाहे मुस्लिम सिपाही हो, कुछ भी हो, उनके लिए कुछ किया जाए, ये इसमें भी बिल्कुल यहाँ पे फेल हुए,
ठीक है ना। ही वॉज इन फियर ऑफ ब्रिटिश एंड वॉन्ट टू सेव हिज स्किन। असलियत में था क्या, ये अंग्रेजों से डरे हुए थे, ठीक है ना। इनको डर लग रहा था अंग्रेजों से और ये सिर्फ अपनी चमड़ी बचाने में लगे हुए थे कि कहीं अगर सिपाही फेल हो गए, जो कि हुए भी, और अंग्रेज अगर जीत गए तो कहीं तुम्हारी खाल ना उतारे बेफालतू में। एक चीज हो गई है। उसके बाद इनकी जो बेगम थी, जो इनकी क्वीन थी जीनत महल करके, और उनके जो बेटे थे ना, वो ही यहाँ पे इनको धोखा दे रहे थे। उन्होंने क्या किया, इस रिवोल्ट को फेल कराने के लिए अंग्रेजों के साथ मिलके, कुछ बेटों ने इनके ने यहाँ पे अंग्रेजों के साथ मिलकर धोखा किया और बहादुर शाह को ही अंडरमाइन कर दिया। मतलब कि जो हेड है, फैमिली के हेड हैं, जो एम्पायर के हेड है एक तरीके से वंश के, उनको ही उनके परिवार वालों ने यहाँ पे अंडरमाइन कर दिया, ठीक है ना। हिज वीकनेस, ओल्ड एज एंड इनकैपेबिलिटी क्रिएटेड द पॉलिटिकल वीकनेस। तो इनकी जो ये कमजोरी थी ना मानसिक तौर पे, इनकी बढ़ती हुई उम्र के तौर पे, और इनकी जो ये नाकाबिलियत थी, इसकी वजह से एक पॉलिटिकल वीकनेस यहाँ पे पैदा हो गई। इसके बाद है नाना साहिब एट कानपुर। अब ये नाना साहिब कौन थे? ही वॉज द सन ऑफ लास्ट पेशवा। लास्ट पेशवा मैंने आपको बताया था कौन थे, बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड कौन थे? जिन्होंने भाग के अंग्रेजों से जाके क्या किया था, सब्सिडायरी अलायंस किया था, है ना, आपको याद होगा। तो लास्ट जो पेशवा थे उनके बेटे थे यहाँ पे। ही रिवोल्टेड बिकॉज ब्रिटिश डिनाइड हिम हिज पेंशन एज पेशवा। तो अंग्रेजों ने इनको बोला कि आपको पेंशन नहीं देंगे हम, तो इन्होंने इसलिए रिवोल्ट किया, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ पे नाना साहब की फोटो इधर। ही टुक एक्टिव पार्ट इन रिवोल्ट। इन्होंने पूरा क्रांति में एक्टिव पार्ट अपना यहाँ पे निभाया। एंड एक्सपेल्ड इंग्लिश फ्रॉम कानपुर। इन्होंने क्या किया, कानपुर से अंग्रेजों को पूरी तरीके से भगा दिया विद द हेल्प ऑफ सिपाहीज एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा। और इन्होंने अपने आप को क्या प्रोक्लेम किया, क्या घोषणा कर दी कि मैं हूं पेशवा, ठीक है ना। मतलब कि पेशवा की गद्दी तो एबोलिश कर दी थी पूरी तरीके से अंग्रेजों ने इस इवेंट से करीब 40 साल पहले। तो इन्होंने अपने आप को दोबारा से पेशवा घोषित कर दिया। और इन्होंने एक काम और भी किया, एक्नॉलेज किया अपने आप को कि हाँ, बहादुर शाह सेकंड जो है वो एम्परर ऑफ इंडिया है, और अपने आप को उस एम्परर ऑफ इंडिया का गवर्नर इन्होंने यहाँ पे स्थापित कर दिया। बोल दिया कि मैं बहादुर शाह का गवर्नर हूं। मतलब कि जो महाराष्ट्र का जो रीजन है पूरा, या जो मराठा एम्पायर का पार्ट है, उसको गवर्न करता है, ये इन्होंने किया। तात्या टोपे कौन थे? खूब नाम सुना होगा आपने। तात्या टोपे थे इन्हीं के सर्वेंट, किनके? नाना साहिब के। ये बड़े फेमस है। तात्या टोपे ने बड़ी जबरदस्त यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी नाना साहिब के लिए, ठीक है ना। तात्या टोपे हैज वॉन इमोर्टल फेम। बड़ा इनको मतलब कि मरणोपरांत भी बड़ा फेम मिला है। आज तक ये फेमस, आपने खूब नाम सुना होगा इनका। रीजन क्या था? इनका पैट्रियोटिज्म, ठीक है ना। इनकी डिटरमाइंड फाइटिंग, जबरदस्त तरीका इनका लड़ने का, एंड स्किलफुल गोरिल्ला ऑपरेशंस। गोरिल्ला ऑपरेशंस यहाँ पे मराठाओं की सबसे बड़ी स्पेशलिटी थी। गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स इसको बोलते हैं, पढ़ भी सकते हो इसको, ठीक है ना। हमला करने की रणनीति जो इनकी होती थी, तो ये काफी ज्यादा फेमस हुए। फिर थी बेगम हजरत महल ऑफ अवध एट लखनऊ, ठीक है ना। लखनऊ में बैठी हुई थी अवध की जो बेगम थी हजरत महल। इन्होंने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया इन्होंने भी लखनऊ में। एंड प्रोक्लेम्ड हिज सन एज नवाब ऑफ अवध। इन्होंने बोला कि जो मेरे बेटे हैं वो यहाँ पे नवाब है अवध के, मतलब कि हम नहीं मानते इंग्लिश रूल को। शी वॉज हेल्प बाय द सिपाहीज। इनकी हेल्प किसने करी? सिपाहियों ने करी, यहाँ पे भी किसानों ने करी, जमींदारों ने करी, जो पुराने जमींदार थे। एंड शी ऑर्गेनाइज्ड एन ऑल आउट अटैक ऑन द ब्रिटिश। और क्या हुआ ऑल आउट अटैक का मतलब कि अंग्रेजों को अवध में से पूरी तरीके से बाहर निकाल के फेंक दिया, ठीक है। बड़ी अचीवमेंट थी। फिर है रानी लक्ष्मीबाई एट झांसी। ये तो आपने मूवी भी देखी होगी मणिकर्णिका करके। शी रिवोल्टेड बिकॉज ब्रिटिश एनेक्स्ड हर स्टेट। अंग्रेजों ने, डलहौसी ने इनका जो स्टेट था झांसी, उसको एनेक्स करने की कोशिश की थी, किया भी था, अपने कब्जे में लिया था। और रेफ्यूज टू एक्नॉलेज हर राइट टू अडॉप्ट द हायर फॉर गद्दी। यहाँ पे इनको बोला गया कि आप कोई भी बच्चा अगर आपका खुद का नहीं है तो उसको गद्दी पे नहीं बिठा सकते, है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अंतर्गत। इन स्टार्टिंग शी वॉज कन्फ्यूज्ड। शुरू में ये कंफ्यूज थी, इनको नहीं पता था कि अंग्रेज एग्जैक्टली अब क्या करने वाले आगे। बट व्हेन शी डिसाइडेड टू फाइट, जब इन्होंने फाइट करने के लिए डिसाइड कर लिया, इनको पता चल गया, उसके बाद शी फोर्ट लाइक अ ट्रू हीरोइन, है ना। हम मानते हैं रानी जो लक्ष्मीबाई है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हम इनको मानते हैं। शी फोर्ट लाइक अ ट्रू हीरोइन एंड शोड हर मिलिट्री स्किल्स। फिर इन्होंने दिखाया कि मिलिट्री स्किल्स एक महिला की भी कितनी जबरदस्त हो सकते हैं यहाँ पे। शी डाइड फाइटिंग ऑन 18 जून 1858। कुंवर सिंह एट बिहार। ये बड़ी खास पर्सनैलिटी है हमारे सामने। क्या थे? एक जमींदार थे पुराने ओल्ड समय के, जिनको अंग्रेजों ने हटा दिया था। रूइंड जमींदार, बर्बाद हो चुके थे। कहाँ के? आरा, जो कहाँ पे है? बिहार में। ही ऑर्गेनाइज्ड द रिवोल्ट इन बिहार। इन्होंने ये बिहार में रिवोल्ट किया था। खास बात क्या थी?
80 ईयर ओल्ड, 80 साल के थे उस समय पे ये, ठीक है ना। 80 साल के इंसान ने क्या किया था, मोस्ट आउटस्टैंडिंग मिलिट्री लीडर बन के उभरे और स्ट्रेटेजीज बनाई, रिवोल्ट किया और अंग्रेजों की बड़ी बुरी हालत इन्होंने कर दिया था। क्या किया था, जो ब्रिटिश फोर्सेस थी ना पूरी की पूरी, उनको आरा के पास बुरी तरीके से हरा के उनकी जड़ें उखाड़ी और उनको भगाया वहां से। तो आप देख रहे हैं काफी मेजर एरिया में से तो ब्रिटिश जो थे वो हार चुके थे पूरी तरीके से। फिर है मौलवी ऑफ फैजाबाद, इन्होंने क्या किया, ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग लीडर एंड यूज टू प्रीच आर्म्ड रिबेलियन। ये क्या करते थे, ये एक ऐसे मौलवी थे जो यहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन के लिए प्रीच करते थे, जो बोलते थे कि अंग्रेजों को संघर्ष अगर उनके साथ करना है तो हथियारों के साथ करना होगा, है ना, हथियारों वाली क्रांति लानी पड़ेगी अंग्रेजों को भगाने के लिए। ही फॉट अ लार्ज स्केल बैटल विद इंग्लिश एट फैजाबाद, तो फैजाबाद में इन्होंने बड़े स्केल की यहाँ पे एक क्रांति की लड़ाई करी अंग्रेजों के साथ, लेकिन इनको धोखाधड़ी से, फिर वही बात हमारी सबसे बड़ी कमी, इनको राजा पुवेन सिंह नाम के कोई शख्स थे, कोई राजा थे, उन्होंने सिर्फ 500 रुपए की इनाम के लिए अंग्रेजों से जो उनको मिलने वाला था उसके लिए इनको मार दिया यहाँ पे। फिर है द ग्रेट सिपोही, सबसे ज्यादा ग्रेट कौन थे, अब इस बात को भी समझिए दोस्तों, देखो बात बिल्कुल क्लियर है। कुंवर सिंह लड़ रहे थे क्योंकि वो एक रूइंड जमींदार थे, उनको अंग्रेजों ने काफी ज्यादा बर्बाद कर दिया था। बेगम हजरत महल लड़ रही थी अपने अवध को वापस पाने के लिए, अपने बेटों को बनाने के लिए। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो लड़ रही थी झांसी के लिए, है ना। नाना साहिब का भी कोई रीजन था, तात्या टोपे का रीजन था, बहादुर शाह सेकंड तो सिर्फ नाम के ही थे। सबसे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे थे ना वो थे या तो सिपाही, जो ना जिनको कोई बड़ा लालच था फिर भी इस युद्ध को कर रहे थे। हाउएवर द ग्रेटेस्ट हीरोज, तो इनको बोला जाता है सबसे जो महान हीरो थे ना इस पूरी क्रांति के, वो थे भारत के सिपाही। थाउजेंड्स ऑफ देम सेक्रीफाइस देयर लाइफ अनसेल्फिशली, मतलब कि इन्होंने बिल्कुल भी यहाँ पे स्वार्थी ना होके और अपनी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इन्होंने यहाँ पे अपनी जानें गंवाई। इट वॉज देयर डिटर्मिनेशन एंड सेक्रीफाइस दैट नियरली एंडेड द ब्रिटिश रूल, ये इनकी ही डिटर्मिनेशन थी और इन्हीं का सेक्रीफाइस, इन्हीं के यहाँ पे द्वारा किया गया सारा काम था जिसने ब्रिटिश रूल को ऑलमोस्ट एंड कर दिया था, खत्म करके रख दिया था 1857 में। अब आप देखोगे बार बार कहीं भी देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा कि सिपाहियों ने मदद करी, है ना। किसने मदद करी, सिपाहियों ने, हर जगह जाके सिपाहियों ने ही मदद की थी। दो हाईली पैट्रियोटिक, अब बात क्या है, काफी ज्यादा इनके अंदर पैट्रियोटिज्म यहाँ पे था, बट दे इवन यूज द सेम ग्रेज कार्ट्रिजेस अगेंस्ट ब्रिटिश फॉर विच दे वर रिवोल्टेड। देखिए कितनी बड़ी बात है कि उस ही कार्ट्रिज को इस्तेमाल ना करने के कारण तो युद्ध हुआ, ये लड़ाई हुई, रिवोल्ट हुआ था। और जब जरूरत पड़ी ना देश को यहाँ पे बचाने के लिए या अंग्रेजों को मारने के लिए, तो उन्हीं कार्ट्रिजेस का भी फिर लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया आगे बढ़ के, ठीक है ना। अब बात करते हैं ट्रेडर्स के बारे में, मतलब कि जो धोखा देने वाले या फिर जो देश के साथ या पूरे एरिया के साथ, इन सिपाहियों के साथ, इनके सिविलियंस के साथ, किसानों के साथ दगाबाजी कर रहे थे। देखिए, दो रिवोल्ट वाज लार्ज स्केल बट नॉट द एंटायर इंडिया एंड ऑल क्लासेस टुक पार्ट इन इट। पहली बात तो ये थी कि स्केल बहुत बड़ा था इसका रिवोल्ट का, ऑलमोस्ट 40-50% के आसपास एरिया में रिवोल्ट हो गया था, 30-40 मान लीजिए, लेकिन सभी लोगों ने और सभी क्लासेस, सभी वर्गों के लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। देखिए, मोस्ट रूलर्स एंड बिग जमींदार्स वर सेल्फिश, जो जितने भी रूलर थे मैंने आपको पहले से बताता रहा हूँ, सारे के सारे सेल्फिश थे। जमींदार जो थे वो सारे के सारे सेल्फिश थे। अंग्रेजों से वो पूरे तरीके से डरे हुए थे, ऊपर से अंग्रेजों को उनका सपोर्ट भी काफ़ी मिल रहा था, पैसा कमा रहे थे। तो हुआ क्या, इन्होंने यहाँ पे रिवोल्ट को सपोर्ट करना तो छोड़िए, इन्होंने उल्टा अंग्रेजों को ही सपोर्ट कर डाला। अब जब घर में ही कोई वीक लिंक होगा, घर के ही लोग भेदी बनेंगे बाहर जाके, तो सीधी सी बात है फिर ये यहाँ पे काम तो खराब होना ही था। उसके बाद है गवर्नर जनरल कैनिंग सेड, यहाँ पे उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, कैनिंग नाम था उनका, वो क्या कहते हैं, दैट दीज चीफ्स एक्टेड एज द ब्रेक वाटर्स टू द स्टॉर्म ऑफ 1857। मतलब कि जो ये स्टॉर्म, ये जो आंधी आई थी, जो ये तूफान आया था पूरा का पूरा 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें इन्हीं लोगों ने, ये जो चीफ थे ना, ये राजा, ये पुराने ये जो जमींदार थे बड़े बड़े, इन्होंने ही अंग्रेजों का पूरा सपोर्ट किया था, तभी अंग्रेजी शासन यहाँ पे थोड़ा बहुत बच पाया था, वरना ये बचता ही नहीं बिल्कुल। ये खुद गवर्नर जनरल कह रहे हैं उस समय के। फिर देखिए, वेल डूइंग प्रॉपर्टीड मिडल एंड अपर क्लासेस वर क्रिटिकल ऑफ दीज रिबल्स। देखिए, कुछ ऐसे वर्ग के लोग हो गए थे जिन्होंने पूरी अंग्रेजी शिक्षा पाली थी, अंग्रेजों वाला उनका टेस्ट हो चुका था और उनको लग रहा था कि हाँ अंग्रेजी अच्छे हैं जो रूल कर सकते हैं इंडिया को, हमारे बस की बात नहीं है इंडिया के लोगों के। तो वो क्या कर रहे थे, पैसा काफी था उनके पास, मिडल या अपर क्लास के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे,
रिबल्स को ही क्रिटिसाइज कर रहे थे, अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। फिर है मर्चेंट्स वर ऑल्सो ग्रेजुअली बिकेम अनफ्रेंडली टू रिबल्स। देखिए जो मर्चेंट्स थे ना, वो शुरू में तो यही चाह रहे थे कि अंग्रेज, जो इंडिया के मर्चेंट्स थे, कि इंडिया से ये भाग जाएं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ताकि उनका मुनाफा हो जाए। लेकिन डर उनको भी था, मर्चेंट्स को भी। हुआ क्या, हाई टैक्सेस वर पुटेड ऑन नेसेसरी गुड्स सो दैट रिबल्स कुड नॉट सस्टेन। पहले तो सरकार ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया कि जो ज़रूरत का सामान था ना उसके ऊपर इतना टैक्स लगा दिया, इतना महंगा कर दिया उसको, कि जो रिबेल करने वाले लोग हैं, विद्रोही, वो उसको खरीद ही ना पाए। मर्चेंट्स रिफ्यूज टू गिव द सप्लाईज ऑफ गुड्स टू रिबल, और मर्चेंट्स को धमकाया गया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी यहाँ पे ये सामान देने से, सामान पहुंचाने से जो विद्रोही थे उनको मना कर दिया। जो फ्रीडम फाइटर भी कह सकते हैं इनको, है ना, फर्स्ट जो हमारी यहाँ पे वॉर हुई थे उसके फाइटर भी कह सकते हैं। फिर है पार्ट नंबर 5, इसमें क्या है, माइंड मैप्स एंड द फेलियर ऑफ रिवोल्ट। ये जो हमारा रिवोल्ट था ये फेल क्यों हुआ ये समझते हैं। रोल ऑफ एजुकेटेड इंडियंस इन रिवोल्ट ऑफ 1857। तो भारत के जो पढ़े लिखे लोग थे वो क्या कर रहे थे इस समय पे, क्या वो युद्ध लड़ रहे थे या नहीं लड़ रहे थे। देखिए दो तरीके के लोग थे, एक थे एप्ट प्यूपिल और एक थे एजुकेटेड, है ना। एक थे जो हो रहा था उसको देख के सीख रहे थे, समझ रहे थे, परेशान हो रहे थे। एक थे एजुकेटेड जो ज़्यादा किताबों में यकीन कर रहे थे। तो समझते हैं, द एजुकेटेड इंडियंस ऑल्सो डिड नॉट सपोर्टेड द रिवोल्ट सो दे वर रिपेल्ड बाय रिबल्स। क्या किया, जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने इस रिवोल्ट का सपोर्ट नहीं किया। कारण क्या था, क्योंकि इन लोगों को उस समय पे ये क्लैरिटी नहीं थी। उनको लगता था कि अंग्रेज जो कर रहे हैं वो ठीक है, ये भारत को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन लेके आ रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन। उनको अभी तक ये क्लियर नहीं था कि ये तुम्हें बुरी तरीके से लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन आम नागरिक जो लूट रहा था उसको ये अच्छे से पता था। तो इसके चलते हुए जो एजुकेटेड इंडियंस थे ना, बड़े बड़े प्रोमिनेंट जो लोग थे, उनको काफ़ी ज़्यादा विद्रोह का सामना करना पड़ा था हमारे इन सिपाहियों से और आम जनता से। फिर देखिए एजुकेटेड इंडियंस मिस्टेकनली बिलीव्ड, मैंने बताया ना, गलती से ये क्या यकीन कर रहे थे कि ब्रिटिश जो है ना वो इंडिया को मॉडर्नाइज करेगा और मॉडर्न एजुकेशन मिलेगी, साइंस मिलेगी, ये सब चीज़ें मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। और इनको दूसरा ये लग रहा था कि जो ये रिबिल है ना, क्रांतिकारी, ये अगर बहादुर शाह सेकंड को दोबारा से बना देंगे या खुद शासन करने लगेंगे या कुछ ऐसा करेंगे तो इससे हमारी कंट्री और ज़्यादा बैकवर्ड चली जाएगी। जबकि इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि अंग्रेज तुम्हें और ज़्यादा बैकवर्ड यहाँ पे बनाने लग रहे हैं। फिर देखिए लेटर जाके थोड़े दिन बाद क्या हुआ, खास करके 1857 की क्रांति के बाद, दीज इंडियंस जो एजुकेटेड थे, जो पढ़े लिखे थे, इन्होंने भी यहाँ पे इस फॉरेन रूल की ये जो मंशा थी उसको अच्छे से समझ लिया। कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर इंडिया, ये समझ गए थे कि ये इंडिया के लिए कुछ नहीं करने वाले, ये अपने लालच में यहाँ पे है। फोर्थ नंबर पे है द रिवोल्यूशनरीज ऑफ 1857 वर फार साइटेड एंड हैड बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इविल्स ऑफ इंग्लिश बट लाइक एजुकेटेड पीपल्स दे डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट द सैल्वेशन ऑफ सोसाइटी इज नॉट गोइंग टू बैकवर्ड और टू मोनार्की बट टुवर्ड्स मॉडर्न सोसाइटी। देखिए जो हमारे रिवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने क्रांति लेके आए थे, जो आम लोग थे या जो सिपाही थे, वो काफ़ी अच्छे से फार साइटेड थे, वो काफ़ी अच्छे से समझ रहे थे ब्रिटिशर्स की इंटेंशन को, इसलिए उन्होंने ये लड़ाई तो कर दी, ठीक है ना। बट लाइक एजुकेटेड पीपल, पढ़े लिखे लोगों के तरीके से इस बात को नहीं सोच पा रहे थे कि हमें पीछे नहीं जाना है सोसाइटी में, हमें मुगल एम्पायर की तरफ दोबारा नहीं जाना है, हमें डेमोक्रेसी की तरफ जाना है। आप समझ रहे हैं ना बात को। 150 साल पीछे खड़ा हुआ था मुगल एम्पायर या कोई भी एम्पायर ऑफ इंडिया जो पुराने समय के थे, ठीक है ना। बीच में था फ्रेंच रेवोल्यूशन या फिर यूरोप के जो रेवोल्यूशंस थे और फिर अमेरिकी क्रांति, ये सब चीजें, और इधर खड़े हुए थे हम। तो हमें देखना था कि हमें पीछे जाना है या आगे जाना है, हमें मॉडर्नाइज करना है या दोबारा से वहीं पे जाना है। तो ये एक चीज यहाँ पे थी। फिर है व्हेन एजुकेटेड इंडियंस अंडरस्टूड ब्रिटिश इविल दे सून लेड अ पावरफुल एंड मॉडर्न नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश। तो जब एजुकेटेड इंडियंस ने इस ब्रिटिश इविल को, अंग्रेजों के द्वारा किए गए सारे काली करतूतों को, इन कारनामों को अच्छे से समझा, तो उन्होंने ही फिर बाद में एक पावरफुल यहाँ पे मूवमेंट चलाई, जिसको हम यहाँ पे नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम भी बोलते हैं। तो देखिए जरूरत क्या थी ना, पूरी जो जरूरत थी वो ये थी कि ये जो एप्ट पीपल थे, मतलब कि हमारे जो आम लोग थे और जो यहाँ पे एजुकेटेड थे, अगर ये दोनों मिलके काम कर जाते, एक सीन सोच के चलिए 1857 की क्रांति में, तो हम 90 साल पहले आजाद हो गए होते, ठीक है ना। दोनों का सपोर्ट मिलता, काफी तेजी से करते। ये यहाँ पे लड़ने में एकदम माहिर थे, सारे काम ढंग से कर रहे थे।
ऐप ये जो बाकी के एजुकेटेड थे ये कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाते कि हाँ हम डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे, ये सब करेंगे, बेटर प्लानिंग कर पाते तो शायद कुछ अच्छा हो सकता था उसी समय पे। वाई द रिवोल्ट फेल्ड, रिवोल्ट फेल क्यों हुआ, ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कैसे हमारे यहाँ के लोगों को तोप के आगे लगा के और इनको उड़ा दिया जाता था, फायर कर दिया जाता था, है ना। सोचिए क्यों फेल हुआ। इंडियंस डिड नॉट हैव मॉडर्न वेपन्स। पहली बात तो हमारे देश के लोगों के पास लाठियां ही थी और जो फौजी भी थे, जो सिपाही थे, उनके पास मॉडर्न ज़्यादा वेपन नहीं थे कंपेयर करोगे अगर आप इंग्लिश सोल्जर्स के मुकाबले, ठीक है ना। ब्रेव एंड सेल्फलेस बट पुअरली ऑर्गेनाइज्ड एंड इल डिसिप्लिन। क्या थे, ब्रेव तो थे, बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार थे, सेल्फलेस भी थे, मतलब कि निस्वार्थ होकर पूरी लड़ाई भी लड़ रहे थे, लेकिन इल डिसिप्लिन्ड थे, डिसिप्लिन्ड नहीं थे, एक प्रॉपर जैसी आर्मी होनी चाहिए वैसे। एक रीजन ये था। दूसरा था नो कॉमन प्लान ऑफ एक्शन एंड सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप। यहीं पे जरूरत आती है इन लोगों की, मैंने आपको बताया ना, कोई कॉमन प्लान ऑफ एक्शन नहीं था कि सबने मिलकर एक बड़ा प्लान बनाया और एक ऑर्गेनाइज स्ट्रेटेजी से इनको हटाया अंग्रेजों को, और फिर एक सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप रहेगी जो आगे चल के फिर एक सरकार बनाएगी या कैसे क्या करेंगे, ऐसा कोई प्लान नहीं था। ऑल हेटेड ब्रिटिश एंड वांटेड टू ओवरथ्रो देम बट नो फ्यूचर प्लान। तो सब यहाँ पे अंग्रेजों को हटाना तो चाहते थे लेकिन फ्यूचर प्लान नहीं था किसी के पास। चीफ्स एंड रूलर्स वर सस्पिशियस एंड जेलस ऑफ ईच अदर। जो ये बड़े बड़े मुखिया थे, जो राजा थे, इनका कुछ काम नहीं था पूरे इतिहास में अगर आप पढ़ोगे, इन्होंने देश को बर्बाद ही किया। सस्पिशियस एंड जेलस ऑफ ईच अदर बहुत कम हुए। महाराणा प्रताप, शिवाजी, उनके बेटे संभाजी, शुरू के जो हमारे 2-3 पेशवा हुए थे, है ना, बालाजी बाजीराव वगैरह, बालाजी विश्वनाथ वगैरह, ये सब काफ़ी सारे ऐसे लीडर्स थे जो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट थे। लेकिन ये बाद के जो शासक थे ये ज़्यादातर लालची ही हो गए थे, जो अंग्रेजों के अधीन आ गए थे, ठीक है ना। उससे पहले टिप्पू सुल्तान हुए, हैदर अली थे, काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग रूलर्स यहाँ पे हुए अगेंस्ट ईच अदर इन सम इंस्टेंसेस। तो ये एक दूसरे के खिलाफ ही यहाँ पे जेलेसी भरे काम करते रहते थे, एक दूसरे को ही नीचा यहाँ पे दिखाते रहते थे। दिस प्रिवेंटेड द कंसोलिडेशन ऑफ द रिवोल्ट। इससे क्या हुआ, जो पूरा रिवोल्ट था ना वो इकट्ठा नहीं हो पाया, उसको एक ढंग का रूप नहीं मिल पाया, वो कंसोलिडेट नहीं हो पाया। एंड ब्रिटिश क्रश्ड ईच ऑफ देम वन बाय वन। और अंग्रेजों ने क्या किया, एक एक करके सबको क्रश कर दिया, है ना। मान लीजिए जितने भी जो शासक थे, राजा थे, जो चीफ थे, जो जमींदार थे, और वो सब पब्लिक का सपोर्ट करते, और एजुकेटेड भी जो आपके लोग थे वो यहाँ पे साथ होते प्लानिंग में, हर चीज़ में, तो क्या अंग्रेजी शासन 1857 में बचता नहीं। फिर है व्हेन एजुकेटेड इंडियंस अंडरस्टूड ब्रिटिश इविल। जब ये एजुकेटेड लोगों ने ब्रिटिश इविल को समझ लिया था, दे सून लेड अ पावरफुल एंड मॉडर्न नेशनल मूवमेंट। ये मैंने बता दिया आपको। सेम ओल्ड लीडर्स लाइक मराठास, जो पुराने लीडर्स थे जैसे मराठा हो गए, मुगल्स हो गए, एंड अदर्स वर्कड सेल्फिशली लाइक दे डिड नॉट बिफोर एंड लॉस्ट देयर किंगडम। इन्होंने क्या किया था, पुराने जो ये शासक थे, आपको पता है सारे के सारे मराठाओं में आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी, जो 5 ग्रुप थे। मुगल्स कैसे आपस में लड़ते रहते थे, हैदराबाद के निज़ाम और मैसूर कैसे आपस में लड़ते थे, वही सेम यहाँ पे सब कुछ हो रहा था, और ये सब कुछ गवा बैठे। फिर लैक ऑफ यूनिटी, एकता की कमी थी। एज देयर वर नो आइडिया ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, क्योंकि मॉडर्न नेशनलिज्म जैसा आज है ना, वो उस समय पे यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं आया था। एवरीबडी जस्ट लव्ड देयर एरियाज एंड नो कॉमन ऑल इंडिया फीलिंग। सब अपने अपने एरिया से प्यार कर रहे थे, कोई ऑल इंडिया फीलिंग नहीं थी कॉमन, ठीक है। बट दिस रिवोल्ट रिजल्टेड इन क्रिएशन ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आफ्टर 1858। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद हमारा जो नेशनलिज्म था, जो राष्ट्रवाद था, वो काफ़ी तेजी से बढ़ा। हमारा जो राष्ट्रवाद था वो इसका काफ़ी बड़ा रिजल्ट बन के निकला 1857 की क्रांति का। वाई ब्रिटिश वोन, ब्रिटिशर्स के पास ऐसा क्या था जो वो फिर भी जीत गए इतनी बड़ी क्रांति के बाद। देखिए, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वॉज एट इट्स हाइट ऑफ पावर। इस समय पे जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म था ना, वो सबसे ज़्यादा चरम पे था। ये वो समय था जब कहा जाता है कि ना इनके राज में ना तो कभी सूरज यहाँ पे छिपता है, मतलब कि इतने वर्ल्ड के इतने बड़े जियोग्राफिकल एरिया पे इनका कब्जा था कि हर टाइम इनके राज में कहीं ना कहीं सूरज निकला हुआ होता था, ठीक है ना। तो ये फुल पावर पे थे। इनको इंडियन प्रिंसेस का सपोर्ट मिल रहा था, पूरा का पूरा जो मुनाफाखोरी कर रहे थे। इमेंस सप्लाईज ऑफ मनी एंड मैन फॉर द आर्मी। तो इनके पास ना पैसे की कमी थी और ना आर्मी की कमी थी। इंडियंस वर करेजियस। हमारे यहाँ के लोग करेजियस तो थे,
पूरी तरीके से, बट करेज कुड नॉट विन अगेंस्ट द पावरफुल एनिमी। लेकिन जो करेज होता है ना, वीरता, वो एक पावरफुल एनिमी के सामने नहीं टिक सकती, वो भी तब जब पावरफुल एनिमी जो सामने वाला है वो हर एक कदम दर कदम प्लानिंग करके बैठा हुआ है। वही यहाँ पे हो रहा था, ठीक है ना। थर्ड पे है दे डिफीटेड ऑल ग्रेट लीडर्स वन बाय वन। इन्होंने क्या किया, सारे ग्रेट लीडर्स को एक एक करके हटा दिया रास्ते से। झांसी की रानी को एक बार, तात्या टोपे को एक बार, ऐसे करके एक एक करके सबको हटाते गए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मुगल एम्परर वो सेंट आउट टू रंगून। जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह सेकंड, उनको तो देश निकाला दे दिया गया, उनको देश में से बाहर निकाल दिया गया, रंगून में उनको भेज दिया गया। उनके जो बेटे थे उनको बीच में से काट दिया गया। नाना साहिब जो थे उनको हरा दिया गया और फिर वो बेचारे नेपाल भाग गए। तात्या टोपे जो थे उनको भी धोखे से मरवा दिया गया, उन्हीं के दोस्त को पैसे देके, जब तात्या टोपे सो रहे थे तब। ये हमारी सबसे बड़ी कमी। राव साहिब ऑफ रेवाड़ी जो थे, राव तुलाराम, उनके साथ भी यही हुआ। जो आपके पंजाब की जो फोर्सेस थी उस टाइम पे, जो सिरसा वगैरह की जो फोर्सेस थी, जो इंडियन फोर्सेस थी, जो इंडियन प्रिंसली स्टेट थे, उन्होंने ही अंग्रेजों का साथ देके यहाँ पे इनको हरवा दिया। फिर थे मौलवी अहमदुल्ला एंड अदर्स वर डिफीटेड। आपको पता है कैसे किसको मरवा दिया गया फिर। तो देखते हैं, ब्रिटिश री एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी ओवर इंडिया बाय 1859। 2 साल में अंग्रेजों ने दोबारा से फिर से अपनी अथॉरिटी को इंडिया के ऊपर री एस्टेब्लिश कर लिया। दो दिस रिवोल्ट वाज अ डेस्परेट अटेम्प्ट। ये रिवोल्ट क्या था, डेस्परेट अटेम्प्ट था ना, कि हाँ बस जल्दी से कुछ कर देना है, पूरी तैयारी नहीं थी। बट इट पेव्ड द वे फॉर मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके चलते क्या आया, लेकिन इंडिया में एक नेशनलिज्म आ गया। क्यों आया, क्योंकि अब लोगों ने पहली बार एक बड़े मेजर एरिया से, जो अलग अलग रीजन के लोग थे, उन्होंने यहाँ पे आके लड़ाई लड़ी थी। लोगों के अंदर अब दम आ गया था, है ना, एक दूसरे को देख के इंस्पायर हो रहे थे लोग। दिस रिवोल्ट वॉज अ ग्लोरियस लैंडमार्क एंड लेफ्ट इंस्पिरेशंस फॉर फ्यूचर जनरेशंस। मैंने बता दिया ना, फ्यूचर जनरेशन, सीधी सी बात है, 90 सालों तक फिर जो भी हुआ ना, उसमें 1857 की क्रांति को एक माइलस्टोन के रूप में देखा जाने लगा और लोगों के अंदर ये विश्वास आ गया था, ये उनकी भ्रांति टूट गई थी कि हम अंग्रेजों के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। अब लोगों को हमेशा एक चीज याद करनी होती थी कुछ भी नया काम करने के लिए, 1857 की क्रांति। तो ग्लोरियस लैंडमार्क हमारी हिस्ट्री में इसको इसलिए बोला जाता है। फाइनली रियल हीरोज वर सिपाहीज एंड द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। फाइनली जो असली हीरो थे हमारे इस रिवोल्ट के, वो कौन थे, आम नागरिक और सिपाही। तो ये था चैप्टर पूरा का पूरा। रिवीजन आप यहाँ से कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सारे जो माइंड मैप्स हैं और जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप आपको 1857 की क्रांति काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू एंड गुड बाय।